द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये जो आपका चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट, ये उस प्लैनेट की बात कर रहा है जो कि एलिंग प्लैनेट है। और एलिंग प्लैनेट अर्थ है, क्योंकि अर्थ पर आए दिन मनुष्य सबसे ज़्यादा उत्पाद मचाता है, मिट्टी को ब्रिक्स के तौर पर जलाता है। ये उसके लिए किसी एलिंग से कम नहीं है। एलिंग और हीलिंग ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें एलिंग का मतलब है किसी को ज़ख्म देना, घायल करना, और हीलिंग का मतलब है घाव का भरना। तो हीलिंग प्लैनेट तो अर्थ नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ एलिंग प्लैनेट ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि धरती पर आए दिन कोई ना कोई ज़ख्म मानव जाति देती रहती है। यहाँ की मिट्टी को ब्रिक्स बना बना कर जलाती रहती है, यहाँ पर प्रदूषण फैलाती रहती है, गंदगी फैलाती रहती है, यहाँ के संसाधनों का अनियमित तरीके से दोहन किया जाता है, जिससे धरती की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पेड़ों का निरंतर जो कटान हो रहा है वो इस पर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। उसके अलावा और तमाम ग्रीन हाउस गैसेस भी धरती पर बढ़ रही, जो धरती के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी स्थिति में सही नहीं है। धरती का स्वास्थ्य इससे खराब हो रहा है। उसके अलावा अमेज़न की जो जंगल है उनमें बराबर आग लगती रहती है, वो कम हो रहे हैं। तो जो कि जिनको धरती का फेफड़ा कहा जाता है वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो धरती का हर तरफ से नुकसान हो रहा है, और ये चैप्टर इन्हीं नुकसानों की ओर एम्फेसिस करता है। द एलिंग प्लैनेट में जो धरती की स्थिति खराब हो रही है उसका जिक्र किया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि उसमें ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है, हरित आंदोलन का क्या योगदान है, हरे पेड़ों को लगाने का क्या क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है, उससे क्या धरती को बेनिफिट मिल सकता है या मिला है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कुछ पॉइंट्स इसमें चैप्टर के शुरू में दिए गए हैं, ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जो चैप्टर में जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते समय आपके सामने आएंगे, आपको समझना होगा। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय ननी पाखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. धरती के दिन पर दिन गिरते हुए स्वास्थ्य के विषय में ननी पारखीवाला ने ये आर्टिकल लिखा था, और इसका एक अलग ही रोल है, इम्पोर्टेंस है। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. 25 साल पहले जो हरित आंदोलन हुआ था, ऐसा हरित आंदोलन धरती पर शायद ही फिर कभी हो पाया, जिसने संपूर्ण मानव जाति को उसके अधिकारों के लिए ग्रिप कर लिया था, एक सूत्र में बांध लिया था। कहीं ना कहीं सभी लोग इस हरित आंदोलन के समर्थक बने थे और चाहते थे ये आंदोलन सफल रहे। तो जो ग्रीन मूवमेंट था ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट कहा जा सकता है, और इसने जितनी भी समस्त ह्यूमन रेस थी उसकी जो कल्पना थी, इमेजिनेशन, उसको पूरी तरीके से उसने अपने कब्जे में ले लिया था, समेट लिया था। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। हरित आंदोलन की शुरुआत ऐसे ही नहीं हो गई, इससे पहले इस आंदोलन संबंधी जो इसकी मेन पार्टी थी ग्रीन पार्टी, उसका इस्टेब्लिशमेंट 1972 में किया गया था न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और वहाँ से जो आंदोलन शुरू हुआ तो उसने अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे इसकी शुरुआत भारत में भी हुई, और भारत में ये 1994 में हुआ। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इररेवोकेबली,
इर्रेवोकेबली का मतलब जिसको हम बदल नहीं सकते। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इर्रेवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। दो तरह की बातें होती हैं कि या तो हम पूरी तरीके से मैकेनिस्टिक व्यू को माने, मशीनवादी युग को माने, मशीनों के हिसाब से काम करें, और दूसरा होता है होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू कि हम समग्र रूप से मानव जाति के बारे में सोचें और वो मानव जाति जिस धरती पर रहती है उसका इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरीके से होगा उसके बारे में सोचें। दो में से हम किसी एक बारे में ही सोच सकते हैं। अगर हम मैकेनिज्म व्यू के बारे में पूरी तरीके से सोचेंगे तो हम होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू को कहीं ना कहीं बिल्कुल छोड़ देंगे, जबकि होलिस्टिक इकोलॉजिकल व्यू के बारे में सोचते हुए हम मैकेनिस्टिक व्यू को भी थोड़ा सा समेट सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी। तो इस सोच को लेकर के मानव अवधारणा में एक परिवर्तन आना शुरू हुआ है कि हमें क्या पूरी तरीके से मशीनवादी हो जाना चाहिए या कुछ अपने बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में और इस धरती के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी एज डेट इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉपरनिकस। ये वही धरती है जिसकी खोज कॉपरनिकस ने की थी, जिसने इंसान मानव जाति को सिखाया था 16वीं सदी में दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन, कि जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं और ये धरती जो खुद भी एक प्लैनेट है ये सन के चारों ओर घूमते हैं। तो जब उस पर्सन ने होलिस्टिक व्यू की बात की थी, इकोलॉजिकल व्यू की बात की थी, तो हम आखिर ऐसे क्या है कि हमने ऐसी कौन सी शोध कर ली है जो हम सिर्फ मैकेनिस्टिक व्यू के बारे में सोचें। हमें भी होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू के बारे में सोचना चाहिए, तभी हम इस धरती की तरक्की के बारे में और इसके डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पर मानव जाति के एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज इट विल नॉट बी क्वाइट पॉसिबल फॉर अस that we can make our existence on this earth without thinking its health. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that earth itself is a living organism. पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग ये मानने को राजी हुए हैं कि धरती एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है। इसमें भी इंसानों की तरह, जानवरों की तरह जान है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसको ख़त्म करने का हमें कोई राइट नहीं है। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट जस्ट एज एनी नॉन लिविंग थिंग। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। जैसे हमारी खुद की शरीर की ज़रूरतें होती हैं, हमारी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अपचय और उपापचय क्रियाओं के तौर पर शरीर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसे ही धरती की कुछ मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं जो धरती की अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं और इनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और इनको अवश्य प्रिजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए और इसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। इफ़ एटलीस्ट 40% प्लांटेशन इज नीडेड, इट मीन्स इट मस्ट बी डन। वी कैन नॉट completely destroy the plants, we cannot completely destroy any species of any particular animal or any insect, otherwise it can harm us in future indirectly through nature. So we must respect all such things. Enormous being, so enormous being which we parts, it has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. The Earth's vital signs reveals a patient in declining health. जब हम अर्थ की वाइटल साइंस की बात करते हैं, विस्तृत सिंबल्स की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे मरीज के बारे में जान पाते हैं। अर्थ को एक ऐसे मरीज के तौर पर देखते हैं। जब हम अर्थ के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं तो वो हमारे सामने एक ऐसे मरीज के तौर पर आती है जिसका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है।
यानी कि जो धरती की स्थिति है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो इंसानों के रहने लायक एकमात्र ग्रह है, लेकिन फिर भी हम इसके स्वास्थ्य के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में नहीं सोचते। इसकी हेल्थ काफ़ी डिक्लाइनिंग है, हमें ये सोचना चाहिए। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर इथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड एंड stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to the future generation। हमने अब अपने इथिकल ऑब्लिगेशंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब जो इथिकल ऑब्लिगेशंस है यानी कि नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उन नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को मानेंगे तभी हम धरती को सुरक्षित तौर पर एक लंबे समय के लिए संरक्षित कर पाएंगे, रख पाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, उसकी धरोहर के तौर पर। टू बी गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। और आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज के तौर पर उसके सामने उभर कर आ सके, इसके लिए हमें धरती को संरक्षित करना जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है एक ऐसा विकास जिसमें हम धरती को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी ज़रूरतों को, अपने हितों को ध्यान में रखकर उसके मुताबिक काम कर सके, इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर सके। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its respect, it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation. आने वाली पीढ़ी के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो, उसे किसी चैलेंज का सामना ना करना पड़े, उसे धरती सुरक्षित तौर पर मिले जैसी आज है, हालांकि बहुत सुरक्षित नहीं है, फिर भी उसे सुरक्षित बना करके उसे आने वाली पीढ़ी को हमें सौंपना है। इस बात को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे उसके आने वाली जनरेशन के यूज़ करने लायक धरती को तभी छोड़ सकते हैं उसके लिए जब हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। हम इतने ही एक निश्चित तौर पर संसाधनों का इस्तेमाल करें जिससे धरती को नुकसान ना पहुँचे, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। पूरी तरीके से धरती के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म ना करें, भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें बचा कर रखें और धरती का जो एक नेचुरल सर्कल है वो ऐसे ही चलता रहे, तभी इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि धरती आने वाली जनरेशन के लिए बची रहे। अदरवाइज वी कैन नॉट एनी डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर आवर नेचर गेट्स हार्म। धरती को नुकसान पहुंचा करके हम जो तरक्की करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है जिसमें धरती को नुकसान पहुंचाए बगैर तरक्की करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम धरती को नुकसान न पहुंचाएं, उसका ध्यान रखें। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स। लुसाका की एक जू में एक नोटिस लगी हुई है अंदर चिड़ियाघर में, उस पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और इतना लिखा होने के बाद में उस पिंजड़े में देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू कैन सी योरसेल्फ। कोई भी जानवर वहाँ पर नहीं है बल्कि एक आईना लगा हुआ है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, और नीचे लिखा हुआ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि आप खुद को देख कर समझ सकते हैं कि आप इस लोक के सबसे खतरनाक जानवर हैं। आपसे ज़्यादा खतरनाक कोई दूसरा नहीं, मतलब इंसानों से ज़्यादा खतरनाक कोई दूसरा जानवर नहीं है। जानवर तो सिर्फ खाते हैं,
जो उनकी नेचुरल हैबिट होती है, नेचर उसके हिसाब से अनुकूल होती है, वो अपने खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो खाने के अलावा और भी तमाम सारी ज़रूरतों के लिए धरती पे ही निर्भर होता है। उसे रहने के लिए मकान चाहिए तो भी उसे लैंड चाहिए, उसे जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो उसे लकड़ी चाहिए, उसे जंगल काट के ज़मीन साफ करके उसके ऊपर मकान बनाना है तो उसे लकड़ी चाहिए, वो जंगल को काट देता है। उसे ईंधन चाहिए तब तो उसे लकड़ी चाहिए ही। तो ऐसे वो ऑलमोस्ट लगभग सभी रिसोर्सेज का यूज़ करता है। इसके अलावा जितने आपको ज्वलनशील पदार्थ हैं, चाहे वो कोयला हो या वुड हो, उनका इस्तेमाल मनुष्य करता है ईंधन के तौर पर। और इसके अलावा उसकी बहुत सी तमाम ज़रूरतें ऐसी हैं जो प्रकृति से ही पूरी होती हैं। तो सबसे बड़ा जानवर तो वही है जिसके लिए लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन दिस अर्थ दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। उससे बड़े जानवरों पर दूसरा नहीं है। सबसे सबसे खतरनाक जानवर है वो। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल। और जब उसके अंदर घुसते हैं तो कोई भी जानवर हमको नहीं मिलता। बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज, its different countries, a poor awareness and has now dawned upon the most dangerous animal in the world। तो जो नैरेटर है वो थैंक्स कहता है जितनी भी नंबर ऑफ एजेंसीज हैं उन डिफरेंट कंट्रीज़ की जिन्होंने इस पर रिसर्च वर्क किया है। ए न्यू अवेयर हैज़ जस्ट नाउ ड्रॉप्ड। अब धीरे धीरे लोगों में एक नई जागरूकता का जन्म हो रहा है। लोग अपने अधिकारों को लेकर तो जागरूक हैं ही, साथ में वो प्रकृति के अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। धरती के हित में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि धरती का जीवन जब तक है तब तक मनुष्य का जीवन उस पर है। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर यू कैन सी योरसेल्फ थैंक यू टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट पार्ट्स। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a new system based on domination to each based on partnership. उसने नई प्रणाली में शिफ्ट होने के बारे में सोचा। He has realized the wisdom of shifting a one system based on domination to one based on partnership. उसने चाहा कि ऐसा सिस्टम डेवलप करो जो कि पार्टनरशिप पर डिपेंड हो, ना कि डोमिनेशन पर। वो डोमिनेशन किसी एक का होता है और यदि उस दिन वो काम नहीं करता है तो वो प्लेस खाली रहता है, वो जगह खाली रहती है, उस समय का यूज़ नहीं होता। Scientists have catalogued almost 1.4 million living species with which mankind shares the earth। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज के बारे में रिसर्च किया है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। इसमें से ज़्यादातर लिविंग स्पीसीज है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीसीज still languish unnamed in enormous darkness। तो ये बात क्लियर है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि लगभग 3 से लेकर के 100 मिलियन तक ऐसी अदर स्पीसीज धरती पर अभी भी हैं जिनका नामकरण नहीं हुआ है और जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं लुप्त हो गई हैं। सपोज आज कोई पक्षी मिला नया, उसको काउंटिंग में उसे नाम दिया गया तो जब उसकी दोबारा काउंटिंग होगी वो कब मिलता है या लुप्त मिलता है तो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई एनिमल या पक्षी आज मिला, उसकी काउंटिंग की गई, उसका नाम नहीं दिया गया, आने वाले 6 महीने के अंदर वो गायब हो गया, फिर उसकी कोई प्रजाति नहीं मिली तो वो लुप्त हो गया और वो लुप्त की कैटेगरी में भी शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि उसका कोई नाम रखा नहीं गया था, इसलिए काउंटिंग उसकी हो नहीं पाई। ये पता नहीं चल पाया कि इस तरह के कलर के, इस तरह के डिज़ाइन के कितने पक्षी हैं।
या कितने जानवर हैं या कितने कीड़े हैं, ये सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। और यही कारण होता है कि नेम हम लोग उसका रखते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया, कहने का मतलब है अमंग अदर देम, मतलब उन सब बातों को समेटते हुए, अमंग अदर देम इंटर एलिया, जो बातें पहले कही गई हैं, पहले कही गई बातों को समाहित करते हुए। वन ऑफ द अर्लियर इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया विद द क्वेश्चन हैड द फर्स्ट डिस्टिंग्विश इंडियन ऑन वन ऑफ इट्स नंबर M.K. Jha, the first Brandt report raised the question, are we to live our successor a scorched planet of the environment disease, improvised landscape and a unalien environment। तो उन्होंने एक सीधा सवाल उठाया कि हम क्या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एडवांस डेजर्ट्स छोड़ रहे हैं, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप छोड़ रहे हैं और एलिंग एनवायरनमेंट छोड़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व हो सके, वो हमारा गुणगान कर सके, ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। मिस्टर लेस्टर आर बर्न इन हिज thoughtful look the global environment prospect points out the Earth's principal biological system are four। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक ने लिखा है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जो अर्थ का प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो चार हैं, उसमें फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड, ये चार चीज़ें यूज़ होती हैं एंड दे फॉर्म दी फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये चारों मिलकर के ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की आधारशिला तैयार करते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड को सप्लाई करने के अतिरिक्त दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेसिस। तो फूड तैयार करने के अलावा ये जो चार सिस्टम हैं ये पेड़ की पूरी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनका जो पूरा लाइफ सर्किल है, जो उसकी डेली रूटीन है पेड़ों की, वो इसी सिस्टम पर आधारित है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड पर, कि इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम। मिनरल और पेट्रोलियम को छोड़कर बाकी जितना रॉ मटेरियल है हमें इंडस्ट्रीज के लिए जंगलों से ही प्राप्त होता है। इन लार्ज एरियाज द वर्ल्ड ह्यूमन ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट डिसअपियर। तो when this happens in large areas of the world, human claims on these systems are reaching the unsustainable level, a point where the productivity is being impaired। तो अगर इंसान इन सब सारी चीज़ों को पाना चाहेगा, हर व्यक्ति पाना चाहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी के लिए प्रोवाइड की जा सके, इससे ये अनसस्टेनेबल कंडीशन जनरेट हो जाएगी। व्हेन दिस हैपन्स, और ऐसा होने पर they are converted into barren, they are converted, तो ये जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। अगर लगातार हम इसका दोहन करते रहेंगे, इसके हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, तो इट विल बिकम कम्प्लीटली इनफर्टाइल। तो क्रॉपलैंड, तो ये जो चीज़ें हैं फिशरीज, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट एंड completely deteriorate in a protein conscious and protein hungry world. Overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated.
लोकल फॉरेस्ट जो है वो दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। जितने भी आपके पुअर कंट्रीज़ हैं उसमें लोकल फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, क्योंकि गांव के लोग पिछड़े हुए हैं वहाँ पर, उनमें अभी गैस पेट्रोलियम गैस यूज़ करने का चलन नहीं है। वो लकड़ी के ईंधन पर खाना बनाते हैं, लकड़ियों के जंगल निरंतर काटते रहते हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो when the what does under the pot now costs more than what goes it inside. In some places firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको खाना बनाना है तो बर्तन के अंदर जो सब्ज़ी आपने रखी है वो सब्ज़ी तो आपकी सस्ती है, आपको आसानी से अर्न हो रही है, लेकिन उसको पकाने के लिए जो लकड़ी आप चूल्हे में लगा रहे हैं वो ज़्यादा महंगी है। वही बात वो कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि गरीबी आज इस हालत में है कि इंसान लकड़ी खरीदने की भी स्थिति में नहीं है, इतनी उसकी दयनीय स्थिति आ चुकी है। और भोजन तैयार करने के लिए जिस लकड़ी की ज़रूरत होती है वो फूड से कहीं ज़्यादा महंगी है। इनसाइड जो कैल्ड्रॉन में दिया जा रहा है, जो कढ़ाई में डाला जा रहा है, वो ज़्यादा जटिल है बाहर वाले के कंपैरिजन में। जेम्स इस फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स द वर्ल्ड एंशिएंट लाइन है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गो अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट डज इनसाइड इट। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज in the word of Dr. Mayer's the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. बहुत से ऐसी प्रजातियां हैं species of life face extinction कि मनुष्य की जो जीवित व्यक्ति हैं species of life वो बहुत से extinctions को फेस कर रही हैं, उनकी गिरावट को फेस कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई, इसको आप इंडियन जो है वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में शामिल करते हैं। जो खतरे के निशान पर है वो इंडेंजर्ड कैटेगरीज होती है। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। ये अक्सर कहा जाता है कि फॉरेस्ट प्रीसीड mankind, does not follow. The world's ancient taxonomy of tropical forests is now enduring the rate of 40 to 50 million.